नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी नागरिकों से इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को देखने का आह्वान। श्री मोदी ने कहा, इन स्थलों की ऊर्जा लोगों को देश की नई दृष्टि और नया विश्वास देगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। कहा, टीबी उन्मूलन के लिए जन भागीदारी की भूमिका महत्वपूर्ण। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 15 सितंबर तक स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित कर सकती है। सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। सेला चावल को छोड़कर गैर बासमती पर 20% निर्यात शुल्क लगाया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर शोक व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड को रवाना किया। और यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स के फाइनल में कल ट्यूनीशिया की ओंस जबूर का मुकाबला पोलैंड की शीर्ष वरीयता प्राप्त ईगा स्वियातेक से होगा। दोपहर समाचार में मनोज के साथ मैं जागृति शर्मा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर नागरिक से कर्तव्य पथ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा देखने की अपील की है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने सभी को खुला निमंत्रण दिया है। कल कर्तव्य पथ का उद्घाटन और नेताजी की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि कर्तव्य पथ के विकास में भविष्य का भारत देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कर्तव्य पथ की ऊर्जा लोगों को भारत के लिए नया दृष्टिकोण और नया विश्वास देगी। आजादी के अमृत महोत्सव में देश को एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली। आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है, वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। गुलामी का प्रतीक किंग्स वे यानी राजपथ आज से इतिहास की बात हो गया, हमेशा के लिए मिट गया है। आज कर्तव्य पथ के रूप में नए इतिहास का सृजन हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित ड्रोन शो अगले 3 दिन तक होगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से इसे देखने और इसके फोटो खींचने तथा हैशटैग कर्तव्य पथ के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड करने का आग्रह किया। देश का प्रयास है कि नेताजी की वो ऊर्जा देश का पथ प्रदर्शन करे। कर्तव्य पथ पर नेताजी की प्रतिभा इसका माध्यम बनेगी। देश की नीतियों और निर्णयों में सुभाष बाबू की छाप रहे, ये प्रतिमा इसके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी आज से कर्तव्य पथ देखने के इच्छुक लोगों के लिए निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी। ये इलेक्ट्रिक बसें भैरू मार्ग, राजघाट, पालिका पार्किंग के निकट कनॉट प्लेस और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से मिलेंगी। बसें यात्रियों को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के गेट नंबर 1 के सामने उतारेंगी। वहां से कर्तव्य पथ तक पैदल जाना होगा। दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों ने कहा कि बस शाम 5 बजे से 9 बजे यात्रियों को लेंगी। ये सुविधा शुरू में केवल 1 सप्ताह के लिए उपलब्ध होगी। इन मार्गों पर कुल 12 बस चलाई जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जन भागीदारी देश से टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने देश से 2025 तक टीबी उन्मूलन के मिशन पर पुनः बल देने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का आज वर्चुअली शुभारंभ किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा, नई भारत की रीति नीति टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में भी दिखाई दे रही है। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अनुसार सभी राष्ट्र ने वर्ष 2003 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य तय किया है, लेकिन भारत सरकार ने उसके 5 वर्ष पहले ही यानी वर्ष 2025 तक टीबी के उन्मूलन का संकल्प लिया है। इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए हर तौर पर प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने निक्षय 2.0 पहल की भी शुरुआत की। निक्षय वेब पोर्टल है जो उपचाराधीन टीबी मरीजों को विभिन्न प्रकार का समर्थन उपलब्ध कराने के इच्छुक दानदाताओं के लिए मंच है। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी आयुष्मान भारत योजना के तहत टीबी के उन्मूलन की दिशा में कार्य करने के लिए आरोग्य केंद्रों को विशेष रूप से तैयार किया गया है। आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में टीबी से जुड़ी सेवाओं में निरंतर वृद्धि हुई है। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप टीबी के इंसिडेंट्स में कमी आई है। इसके लिए मैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और उनकी पूरी टीम की प्रशंसा करती हूँ। कोविड की वैश्विक महामारी की समस्याओं के बावजूद भारत एंटी टीबी ड्रग्स का विश्व का लीडिंग मैन्युफैक्चरर और सप्लायर बना है। टीबी के उन्मूलन से जुड़े निक्षय पोर्टल में समुचित परिवर्तन किया गया है। इस नई पोर्टल यानी निक्षय 2.0 का मुख्य उद्देश्य जन भागीदारी को बढ़ाना है। टीबी पर नियंत्रण पाने के लिए नए भारत की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड महामारी से निपटने के भारत के प्रयास इस मामले में देश की गंभीरता का प्रमाण है। उन्होंने लोगों से कहा कि बिना संकोच के टीबी का जल्द पता लगाने और इसका उन्मूलन करने में सहायता के लिए आगे आएं। इस बीमारी की रोकथाम या प्रिवेंशन संभव है, साथ ही इसका इलाज भी कारगर है और सुलभ है। इस बीमारी की रोकथाम और इलाज की सुविधा सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। कुछ मरीजों या समुदायों ने इस बीमारी से जुड़ी हीन भावना देखी जाती है। इस भ्रम को भी दूर करना होगा। टीबी के कीटाणु प्रायः सभी के शरीर में होते हैं। इलाज करने से इस बीमारी से अवश्य मुक्ति मिल जाती है। ये सारी बातें जन जन तक पहुंचनी चाहिए, तो टीबी से प्रभावित सभी लोग इलाज की सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को आसानी से सूचना उपलब्ध कराने के लिए निक्षय पोर्टल को उन्नत बनाया गया है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 2030 के सतत विकास लक्ष्य से 5 वर्ष पहले देश से टीबी समाप्त करने के प्रधानमंत्री के आह्वान को दोहराया। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी से भारत टीबी को हराएगा। निक्षय मित्र पहल टीबी की बीमारी को समाप्त करने के लिए सामुदायिक समर्थन जुटाने की परिकल्पना पर आधारित है। निक्षय मित्र बनने के लिए मार्गदर्शक को www.nikshay.in या www.tbcindia.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री गोयल लॉस एंजलिस में हिंद प्रशांत आर्थिक मंच की पहली व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुए। इससे पहले इस मंच की बैठक ऑनलाइन हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर इस मंच की रूपरेखा के विभिन्न पहलुओं पर निर्णय लेगा। श्री गोयल ने मंच की बैठक से इतर अमरीकी वाणिज्य मंत्री गिना रायमोंडो के साथ मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारत और अमरीका आत्मनिर्भरता को महत्व देने की आवश्यकता समझते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत अमरीका व्यापार नीति मंच की बैठक शीघ्र होगी। बैठक के दौरान दोनों देश सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत जापान 2+2 बैठक संपन्न होने के बाद आज जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत और जापान की नीतियों और हितों के बीच निकट सहयोग के महत्व पर बल दिया। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और जापान के बीच भागीदारी इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कल सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। भारत के विदेश मंत्री के रूप में सऊदी अरब की उनकी ये पहली यात्रा होगी। 3 दिन की यात्रा के दौरान वो सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ राजनीति, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग समिति की मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। दोनों मंत्री द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। केंद्र ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से टूटे हुए चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में कहा गया है कि टूटे चावल निर्यात नीति में संशोधन किया गया है। ये फैसला आज से प्रभावी हो गया है। विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के तहत परवर्ती व्यवस्था के प्रावधान अधिसूचना पर लागू नहीं होंगे। सरकार ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए सेला चावल को छोड़कर गैर बासमती चावल पर 20% निर्यात शुल्क लगाया है। राजस्व विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया है कि धान या कच्चे और ब्राउन राइस पर 20% का निर्यात शुल्क लगाया गया है। अर्ध नरम या पूर्ण रूप से नरम चावल और पॉलिश वाले चावल के निर्यात पर भी 20% सीमा शुल्क लगेगा। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा है कि वर्ष 2021-22 में टूटे चावल का कुल निर्यात बढ़कर 38,90,000 मीट्रिक टन हो गया। पिछले 4 वर्षों में ये 200% से अधिक बढ़ा है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री पांडे ने ये बात कही। ब्रोकन राइस में बिल्कुल आप देखिए 50,000 टन से 4 साल में ये जिस तरह से बढ़ा है वो ग्रोथ जो है वो बहुत एबनॉर्मल है। उसका शेयर भी 1% से बढ़ के 23% राइस एक्सपोर्ट में बढ़ गया, वो भी एबनॉर्मल है। और जो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी है उसकी खत्म हो गई है। डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी नहीं है, ना आप पोल्ट्री फीड के लिए अवेलेबल है, ना आपको इथेनॉल प्रोग्राम के लिए अवेलेबल है। ये सारे फैक्टर्स जो है ये वजह है। केंद्रीय खान और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने खान और खनिजों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 2.5% करने के लिए सच्ची संघीय भावना से काम करने का आह्वान किया है। आज सवेरे हैदराबाद में खान मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर श्री जोशी ने कहा कि इस समय ये हिस्सेदारी 1% से भी कम है। श्री जोशी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 2.5% करने का लक्ष्य तय किया है। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के 13 खान मंत्री भाग ले रहे हैं। 28 राज्यों के प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी भी 2 दिन के इस सम्मेलन में शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ भाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज, हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री अमित शाह ने कहा कि 75 बाइक चालक देश के 75 महत्वपूर्ण स्थानों पर जाएंगे और देश की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। 75 मोटरसाइकिल सवार, कुल मिलाकर 120 लोग, जिसमें 10 महिलाएं भी शामिल हैं, इस देश के 75 दिन के भ्रमण के लिए निकलेंगे। 6 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं सहित 34 राज्य और संघ प्रदेश को छुएंगे। 250 से ज्यादा जिलों का वो भ्रमण करेंगे। 75 दिनों में 18,000 किलोमीटर का अनथक प्रवास कर देश के 75 महत्वपूर्ण स्थान पर आजादी के अमृत महोत्सव का प्रचार करेंगे और फिर वापस से देश की राजधानी में आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर आज शाम जैसलमेर पहुंचेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री कल तनोट माता के दर्शन के लिए जाएंगे। श्री शाह तनोट में सीमा पर्यटन विकास कार्यों की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 दिन की केंद्र राज्य विज्ञान संगोष्ठी का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। ये संगोष्ठी साइंस सिटी अहमदाबाद में आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये संगोष्ठी देश में नवाचार और उद्यमिता को सुगम बनाने के प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों के अनुरूप हो रही है। इससे देश भर में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को गतिशील बनाने के लिए सहकारी संघवाद की भावना में केंद्र राज्य समन्वय और सहयोग प्रणाली सुदृढ़ होगी। प्रधानमंत्री मोदी 12 सितंबर को नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर में विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत लगभग 48 साल के अंतराल के बाद शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें दुनिया भर से लगभग 1500 प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए कहा कि भारत वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, जो कुल वैश्विक दूध उत्पादन में 21% का योगदान देता है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चुनौती के परिणामों की घोषणा की। ये चुनौती इस वर्ष मार्च के आरंभ में अमृत 2.0 के तहत जारी की गई थी। कुल 2022 प्रविष्टियों में से 76 स्टार्टअप का चयन किया गया है। ये स्टार्टअप जल संरक्षण को प्रोत्साहन देने और पानी की कमी के समाधान के लिए नए नए विचारों से स्थानीय नगर निकायों और जलापूर्ति विभागों की सहायता करेंगे। श्री पुरी ने पानी की कमी पर सिटी स्टार्टअप साझेदारी सम्मेलन में ये परिणाम घोषित किए। ये सम्मेलन आज नई दिल्ली में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने आयोजित किया। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी नागरिकों से इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को देखने का आह्वान। श्री मोदी ने कहा, इन स्थलों की ऊर्जा लोगों को देश के नए दृष्टिकोण और नया विश्वास देगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। कहा, टीबी उन्मूलन के लिए जन भागीदारी की भूमिका महत्वपूर्ण। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 15 सितंबर तक स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित कर सकती है। सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। सेला चावल को छोड़कर गैर बासमती पर 20% निर्यात शुल्क लगाया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर शोक व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड को रवाना किया और यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स के फाइनल में कल ट्यूनीशिया की ओन्स जबूर का मुकाबला पोलैंड की शीर्ष वरीयता प्राप्त इगा स्वियातेक से होगा।
उठी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए ली गई संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET का परिणाम इस महीने की 15 तारीख या उससे पहले घोषित कर सकती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने ये जानकारी दी है। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों को अपने पोर्टल तैयार रखने की सलाह दी है ताकि परीक्षा के स्कोर के आधार पर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो सके। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा के बारे में जानकारी देता है। आज की कड़ी में हम संगीत जगत की दो महान हस्तियों लता मंगेशकर और भूपेन हजारिका के बारे में बता रहे हैं। लता जी ने अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर से संगीत सीखा। उन्होंने करियर की शुरुआत मराठी फिल्मों में गायन से की थी। उन्होंने कुछ फिल्मों में छोटे छोटे रोल भी किए, लेकिन उनका दिल गायन में ही था। 1949 में फिल्म महल के लिए आएगा आने वाला गीत के साथ उन्हें बड़ा ब्रेक मिला। अगले कुछ दशकों में उन्होंने लगभग सभी भारतीय भाषाओं में हजारों गाने गाए। लता जी को 1999 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया। 1948 से 1987 के बीच इतिहास में सबसे अधिक दर्ज की गई कलाकार के रूप में वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल। से की थी। बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क से छात्रवृत्ति प्राप्त की और अपनी PhD मास कम्युनिकेशन में की। उन्होंने 1936 में अपने गुरु ज्योति प्रसाद अग्रवाल और विष्णु प्रसाद राभा के साथ कोलकाता की यात्रा की और अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया। उन्होंने 1939 में फिल्म इंद्रमती में 2 गाने भी गाए। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला गाना अग्नि जुगोर फिरिंगोटी मोई लिखा। इसके बाद 1967 से 1972 तक वो असम विधानसभा के सदस्य थे। उन्होंने शाकुंतला सुर और प्रतिध्वनि जैसी कई पुरस्कार विजेता फिल्में भी बनाई। उनके निर्देशन में लती घाटी, चिकमिक बिजली, जिसके लिए सूरज चमकता है और मेरा धर्म मेरी माँ फिल्में शामिल हैं। उन्होंने आरोप, चमेली, मेम साहब और शिमाना पेरी सहित कई असमिया और बांग्ला फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया। एक पल, रुदाली सहित कई हिंदी फिल्मों के लिए भी उन्होंने संगीत दिया। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार करे हाहाकार, निशब्द सदा हो गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल सुनना न भूलें। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और दूसरे चैनलों पर 15 अगस्त से प्रतिदिन प्रसारित श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। रविवार 11 सितंबर को प्रसारित होने वाले अंक का विषय है बुजुर्ग और शिक्षा।
ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे 70 वर्षों से भी अधिक समय तक ब्रिटेन की महारानी रहीं। महारानी एलिजाबेथ के निधन पर दुनिया भर के नेताओं ने शोक संवेदना प्रकट की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना प्रसारण मंत्री ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि उनके निधन से विश्व ने एक महान व्यक्तित्व को खो दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वे अपने पीछे प्रेरित नेतृत्व, गरिमा और समृद्ध विरासत छोड़ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 और 2018 में ब्रिटेन की अपनी यात्राओं के दौरान महारानी के साथ अपनी यादगार मुलाकातों को याद किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ट्वीट संदेश में कहा कि महारानी कई सामाजिक कार्यों से जुड़ी थीं और सार्वजनिक जीवन में उनका बड़ा योगदान रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि 11 सितंबर के हमले जैसे संकट के समय में एलिजाबेथ द्वितीय अमेरिका के साथ एकजुटता से खड़ी रहीं। भारत सरकार ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सम्मान में 11 सितंबर को एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इस दिन राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे और सरकारी स्तर पर कोई भी मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होंगे। उत्तराखंड में आज 3 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर ब्रह्मपुरी के पास एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल की टीमों ने घायलों को ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ने कल रात दूसरे थ्रो में 88.44 मीटर भाला फेंककर डायमंड लीग ट्रॉफी जीत ली। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नीरज चोपड़ा को ज्यूरिख डायमंड लीग जैवलिन प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय होने पर बधाई दी है। उनकी सराहना करते हुए श्री ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा कि नीरज चोपड़ा ने अपने शानदार प्रदर्शन से भारतीय खेलों को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स में कल फाइनल में ट्यूनीशिया की ओन्स जबेर का सामना पोलैंड की ईगा स्वियातेक से होगा। पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में रूस के कैरेन खचानोव का सामना नॉर्वे के कैस्पर रूड से और दूसरे सेमीफाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कारेज और अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो आमने सामने होंगे। सैफ अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट में आज दोपहर बाद भारतीय समय के अनुसार 3:30 बजे भारत का सामना नेपाल से होगा। ये मैच श्रीलंका में कोलंबो के रेसकोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों में 10 दिन का गणेश उत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ आज संपन्न हो रहा है। मुंबई और पुणे में गणेश पंडालों में बड़ी संख्या में लोगों ने गणेश जी का आशीर्वाद लिया। सिद्धि विनायक मोरया, गिरिजानंदन मोरया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी नागरिकों से इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को देखने का आह्वान। श्री मोदी ने कहा, इन स्थलों की ऊर्जा लोगों को देश के प्रति नया दृष्टिकोण और नया विश्वास देगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। कहा, टीबी उन्मूलन के लिए जन भागीदारी की भूमिका महत्वपूर्ण। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 15 सितंबर तक स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित कर सकती है। सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। सेला चावल को छोड़कर गैर बासमती पर 20% निर्यात शुल्क लगाया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर शोक व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया फ्रीडम मोटर राइड को रवाना किया।
और यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स के फाइनल में कल ट्यूनीशिया की ऊंस जबूर का मुकाबला पोलैंड की शीर्ष वरीयता प्राप्त ईगा स्वियातेक से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।